फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि इसने अभी जो इनका जून क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था, उसमें हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफ़िट और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट किया हुआ है और कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है, वो भी अपने पिछले क्वार्टर से और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इनका बिज़नेस क्या है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, जो कि एक क्विक गेन लेने के लिए सूटेबल हो सकता है। यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सिखाने का पर्पज़ है। आप इस तरीके से अपने हिसाब से अपने ड्यू डिलिजेंस से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ओपन किया हुआ है। इसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास है, यानी ये मिड कैप टाइप की बैंक है। इसका हम एक बार बिज़नेस देख लेते हैं कि ये क्या-क्या बिज़नेस सेगमेंट में कैसा काम करती है। तो यहाँ पर इनका जो ये ब्रांच नेटवर्क का डेटा दे रखा है, तो इनका लगभग 603 ब्रांचेज़ के साथ और 703 एटीएम से इनका करंटली इंडिया में ऑपरेटेबल है। एक बार हम कंपनी की वेबसाइट पर भी जाकर देख लेते हैं कि इनका बिज़नेस क्या-क्या है। तो यहाँ मैंने idfcfirstbank.com को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इनका पर्सनल्स में यानी कि जो इनका पर्सनल बैंकिंग है, उसमें ये अकाउंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेविंग अकाउंट, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग, फर्स्ट पावर अकाउंट, करंट अकाउंट, एनआरआई सेविंग, इस तरीके से सेविंग अकाउंट्स का पूरा एक तरीके से बंच है। क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है, यहाँ पे इनका डिफरेंट डिफरेंट जो क्रेडिट कार्ड ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को और उनसे ईएमआई के बेसिस पे चार्ज करते हैं। इस तरीके से इनका बिज़नेस ग्रो होता है और डिफरेंट बिज़नेसेस दे रखे हैं। यहाँ पर ये स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बिज़नेस सॉल्यूशंस जैसे पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, इस तरीके से जो ये पूरा सर्विसेज़ का एक बके है, इनके पास बकेट तैयार है। तो ये काफ़ी अपने आप में एक बहुत ही मतलब एक किसी भी बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उसके पास डिफरेंट सर्विसेज़ का पूरा एक डिटेल्ड पैकेज है, जो कि कस्टमर्स का आपका किसी भी तरह का कस्टमर हो, कॉर्पोरेट हो सैलरीड पर्सन हो, सीनियर सिटीज़न है, स्टूडेंट है या फिर डीमैट अकाउंट वाला है, तो अपने आप में ही पूरे सर्विसेज़ ये प्रोवाइड करते हैं और सारा इनका जो है ये ऑनलाइन काम है। तो इस तरीके के बिज़नेसेस इंडिया में चू जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी, तो इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रो करना सबसे ज़रूरी है। किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, जैसे बैंक्स हैं, तो उनका ग्रो करना किसी भी कंपनी के जीडीपी के ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के बिज़नेस जो इस तरीके की जो बैंक्स हैं, वो ग्रो कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और ये आगे आने वाले टाइम पे और भी अच्छा ग्रो कर सकती है। यहाँ पर हम एक बार इनका फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल रिज़ल्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ मैंने स्क्रीनर डॉट इन पे इसका फाइनेंशियल्स भी ओपन किया हुआ है। तो ये जो कंपनी का रेवेन्यू जून क्वार्टर्स में है 4,922 करोड़ है, यानी कि हाईएस्ट एवर जो इनका रेवेन्यू पोस्ट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर्स पे और इनका जो नेट प्रॉफिट है 485 करोड़ का है। ये भी अपने आप में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं पिछले सारे क्वार्टर से सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट इस बार जनरेट किया है और इनका जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखते हैं, तो इनका जो 12 ट्रेलिंग मंथ का यानी कि 18,000 करोड़ के आस-पास रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफ़िट है 1238 करोड़ है। एक बार हम इसका डिटेल्ड एक बार पीडीएफ ओपन करके देख लेते हैं, जो इनके स्क्रीनर डॉट इन पर दे रखा है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके से ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंसोलिडेटेड आप देख सकते हैं ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट जो कंपनी ने वेबसाइट पे एनएसई और बीएसई पे अपलोड किया है, उसको मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर कंपनी का जो मेन इनकम है वो 4,921 करोड़ है। यहाँ पे लास्ट 2 फिगर्स को 0 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये वैल्यू इन लैक्स में दे रखी है, तो आप करोड़ में वैल्यू आ जाएगी। यानी 4,922 करोड़ के आसपास इनका इंटरेस्ट अर्न्ड है, यानी कि जो पैसा ये आरबीआई से उधार लेते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है? आरबीआई से पैसा उधार लेती है और वह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको इंटरेस्ट रिसीव करती है कस्टमर से, उस तरीके से आरबीआई को वापस उस लोन का इंटरेस्ट पे करती है। तो बैंकिंग का यही बेसिक काम होता है कि आरबीआई से पैसा लेकर कस्टमर्स को पैसा प्रोवाइड करना और उनसे इंटरेस्ट से अपना बैंकिंग ऑपरेशंस को चलाना। तो इस तरीके से इनका जो नेट इनकम आ रखा है अदर इनकम को इंक्लूड करके 5,777 करोड़ इनका इस क्वार्टर का जून क्वार्टर्स का ये रिज़ल्ट आया हुआ है 5,777 और जो इनका मार्च क्वार्टर में 5,384 करोड़ के आसपास था। जो इनका जून 2021 में यानी पिछले साल जो इनका क्वार्टर रिज़ल्ट था जून का वो था 4,932 करोड़ के आसपास।
तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे यानी कि मार्च क्वार्टर से भी काफ़ी जंप किया हुआ है इस क्वार्टर पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी जंप किया हुआ है। एक बार हम इनका जो इनका प्रॉफ़िट देख लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट 485 करोड़ आया हुआ है इस जून क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 352 करोड़ के आसपास था और जो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में माइनस में था, यानी कि कोविड टाइम पे इनका बैंकिंग ऑपरेशंस एज़ सच ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया था, इसलिए उस क्वार्टर में इनका माइनस पे रिज़ल्ट पोस्ट हुआ था। अभी इनका जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो आया हुआ है, बेसिक और डाइल्यूटेड 2 तरीके से ईपीएस कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो इनका ईपीएस है 0.78 का है, लास्ट क्वार्टर में 0.57 का था, यानी कि अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी ने यानी कंपनी की जब अर्निंग इम्प्रूव होती है, तो अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव होता है। लास्ट जून ईयर में इनका माइनस में था ये। तो एक बार हम कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो पेज नंबर 4 पे डिटेल दे रखी है। आप ये डिटेल पीडीएफ भी जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने पेज 4 को ओपन किया हुआ है। तो इस तरीके से ये इनका एनपीए डेटा दे रखा है। तो जो एनपीए अमाउंट जो इनका है इस क्वार्टर में वो 4,35,475 ये फिगर्स लैक्स में है। अगर आप इसको करोड़ में कैलकुलेट करेंगे तो 4,354 करोड़ के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए है, जो पिछले क्वार्टर में था 4,469 करोड़ और लास्ट ईयर जो इनका था 4,667 करोड़। यानी कि कंपनी का एनपीए भी रिड्यूस हुआ है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो लोन कंपनी किसी कस्टमर्स या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देती है, जो 90 डेज़ तक अगर कंपनी के पास नहीं आता है, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आरबीआई के द्वारा डाल दिया जाता है। अमाउंट ऑफ नेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग जो नेट इनका एनपीए है वो 1653 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर पे 1808 करोड़ था और उसके पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2293 करोड़ था। यानी कि कंपनी ने अपने ग्रॉस एनपीए जो इनका बैड डेब्ट हो गया था, उसको भी काफ़ी रिड्यूस किया है और इसका अपने आप में ये बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी बैंक के लिए कि उसका नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कंपनी पे जो बैड लोन्स हैं, जो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, वो इस तरीके का पैसा कम हो रहा है, तो अपने आप में कंपनी के बैलेंस शीट को इम्प्रूव करता है, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी बैंक के लिए। और जो यहाँ पे एक नेट वर्थ दे रखी है वो 19,723 करोड़ के आसपास इनका जो नेट वर्थ है। कंपनी फिलहाल पे तो जो इनका मार्केट कैप है, वो 23,353 करोड़ पे ट्रेड कर रही है, तो ये अपनी नेट वर्थ से थोड़ा-सा ऊपर पे ट्रेड कर रही है, बट जो स्टॉक का पी है वो 18 के आसपास है। ये अपने आप में काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी अवेलेबल है और 52 वीक हाई जो इसने 53.5 के आसपास बनाया था, उससे भी काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो एक बार हम इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो देख लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी। तो जो प्रमोटर्स हैं, यानी मेन मालिक कंपनी के हैं, उनके पास लगभग 37% के आसपास हिस्सेदारी है, एफआईआईज़ के पास 11% की, डीआईआईज़ के पास 10% की है और जो रिटेल पब्लिक है उसके पास 38% की हिस्सेदारी है। उस 38% में भी 8% के आसपास 7.5-8% के आसपास ग्लोब डेल इन्वेस्टमेंट के पास है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर है जो जिसके पास इकट्ठा 7.5-8% की होल्डिंग ले रखी है। यानी कि रिटेल पब्लिक के आसपास 30% के आसपास होल्डिंग है। अब एक बार हम कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। उसके लिए मैंने इंट्राडे व्यू पे कंपनी का चार्ट पैटर्न डेली बेसिस पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पर कंपनी का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया और जो इसने 52 वीक हाई बनाया था, जो इसमें डेटा दे रखा है मार्च 21 का जो लास्ट हाई इसने बनाया था, यहाँ मैं प्लॉट कर लेता हूँ इसको। और जो करंट इसने अभी बॉटम किया था जो इसने अभी 29 के अप्रॉक्स पे बॉटम किया था, तो कंपनी अपना जो अभी रिसेंट हाई जो बनाया था मार्च 21 में, उसके बाद से लगभग-लगभग 57-58% के आसपास कंपनी डाउन आई थी, बट उसके बाद से कंपनी ने सडन रिकवरी स्टार्ट की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का लगभग 28% के आसपास कंपनी ने यहाँ से रिवाइवल भी किया है, जो इसका लास्ट जो 52 वीक लो बनाया था, उससे 28% ऊपर भी आई है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि जो इनका जो बाइंग हो रही है, यानी कंपनी पे जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी पे यहाँ से माल परचेज़ कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छा सिग्नल होता है कि जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट इम्प्रूव हो रही हो और बैलेंस शीट इम्प्रूव होने के बाद उसमें हाई वॉल्यूम पे बाइंग और ट्रेडिंग हो रही हो, तो अपने आप में ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है कि यानी कंपनी ग्रो करने की डायरेक्शन पे बढ़ रही है।
अगर हम इसका एक शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न भी देख लें, तो ये मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। तो एक ये छोटा-सा कप विद हैंडल पैटर्न भी कम यहाँ पे फ़ॉर्म हो रहा है इसके ग्राफ पे, जो इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। अगर हम इसी कप विद हैंडल जो इस ये फ़ॉर्म हुआ है, अगर इसकी डेप्थ को यहाँ पे उठा के ऊपर प्लॉट कर लें, तो इसका जो पोटेंशियल टारगेट निकल के आ रहा है, वो कुछ इस तरह से होगा। यानी कि लगभग 46 के आस-पास, यानी कि 46 के अराउंड पे इसका पोटेंशियल टारगेट निकल के आ रहा है। तो अगर करंट प्राइस से हम इसका देखें तो कितने परसेंट का गेन है यहाँ से, जो शॉर्ट टर्म गेन निकल कर आ सकता है। लगभग 24-25% के अप्रॉक्स पे इसका जो शॉर्ट टर्म गेन है, और ये गेन बहुत ही क्विक भी आ सकता है, बहुत जल्दी भी आ सकता है। कंपनी यहाँ से जो इसने लो बनाया था, काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया है। जून में इसने लो बनाया था अपना, जो 52 वीक लो था, जो उसके बाद से कंपनी का लगभग 28% के अप्रॉक्स पे इसने रिकवरी की है, और कंपनी का फाइनेंशियल्स इम्प्रूव हुए हैं। तो जो ये 24% का गेन, यानी कि 46 के आसपास जो इसका प्राइस दिखा रहा है, करंट प्राइस से लगभग 24% के अप्रॉक्स जंप आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। पर मेरा यहाँ किसी भी तरह से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।